हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू सिलेक्शन भारत। आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड जितने भी अभी तक करंट अफेयर लास्ट ईयर में आए हैं उन सभी को हम यहाँ पे कवर करेंगे। तो ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से करिए। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली न्यूज़ ये आ रही है कि अभी हम रिसेंटली 170th एनिवर्सरी ऑफ संथाल रिवोल्ट को यहाँ पे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो संथाल रिवेलियन है या जिसे हुल रिवेलियन के नाम से भी जाना जाता है, वो 1855 में शुरू हुआ था। 1857 की क्रांति से पहले इट वॉज ऑर्गेनाइज्ड अ वॉर अगेंस्ट ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म एंड टारगेटिंग इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश ज़मींदार और मनी लेंडर्स लेड बाय सिद्धू एंड कानू। तो सिद्धू और कानू इस रिवोल्ट के लीडर थे और इस रिवोल्ट को टोटल 32 कास्ट और कम्युनिटीज़ का सपोर्ट मिला था। रेबेलियंस ये जो रिबेलियन है इसकी जो रूट्स या आप बोल सकते हैं शुरुआत जैसे 1832 में ही हो गई थी, जब जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने दमनिकोन रीजन को इस्टेब्लिश किया था इन राजमहल हिल्स टू रीसेटल डिस्प्लेस्ड संथाल एंड देन संथाल फेस लैंड ग्रैबिंग और बॉन्डेड लेबर के केसेस वहाँ पे बढ़ने लगे। तो यहाँ पे जो बॉन्डेड लेबर की फॉर्म है वो एक कमाइटी और हरवाही, इस तरह ये जो दोनों नाम हैं बॉन्डेड लेबर के टाइप हैं जो उस टाइम पे वहाँ पे सोसाइटी में प्रेवलेंट थे। चलिए क्वेश्चंस को देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू संथाल रिबेलियन कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रेबेलियन बिगेन इन 1855 एंड प्रीसीडेड द इंडियन रेबेलियन 1857। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है इट वॉज लेड बाय द सिद्धू मुर्मू एंड कानू मुर्मू अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन बाय ब्रिटिश अथॉरिटीज जमींदार एंड मनी लेंडर्स। सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है दैट द ईस्ट इंडिया कंपनी हैड अर्लियर क्रिएटेड दमनिकोही रीजन इन 1832 टू सेटल संथाल इन राजमहल हिल्स। ये वाला फैक्ट भी हमने देखा था। थर्ड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। एंड द रेबेलियन रिजल्टेड इन कॉम्प्लेक्स एक्सपल्जन ऑफ ब्रिटिश फ्रॉम द रीजन एंड एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एन इंडिपेंडेंट संथाल स्टेट। तो ऐसा नहीं हुआ था बल्कि जो सिद्धू और कानू जो दो इम्पोर्टेंट लीडर थे इनकी यहाँ पे डेथ हो गई थी और ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे अपना जो रूल है वो रीस्टैब्लिश कर लिया था। तो करेक्ट ऑप्शन होगा यहाँ पे ऑप्शन ए। नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट इवेंट है मुंडा रिबेलियन के बारे में। तो यहाँ पे जो बिरसा मुंडा ने लॉन्च किया था जिसे उलगूलन मूवमेंट के नाम से भी जाना जाता है 1899 में। यहाँ पे वेपन्स का यूज़ करके और गोरिल्ला वॉरफेयर को यूज़ करके ब्रिटिशर्स के खिलाफ यहाँ पे लड़ाई ली गई थी। यहाँ पे जो बिरसा मुंडा थे उन्होंने ट्राइबल्स को एनकरेज किया कि वो कॉलोनियल लॉ और जो वो रेंट लेते हैं वहाँ पे उसको देने से मना कर दें। इसका मेन एम था कि ब्रिटिश रूल को ओवरथ्रो करना है जो कि आउटसाइडर हैं इंडिया में और यहाँ पे इंडिपेंडेंट मुंडा स्टेट को क्रिएट करना है। 1900 में जो मुंडा है उसे अरेस्ट कर लिया गया था जम्पोकिया फॉरेस्ट से जो कि कहाँ है, चक्रधरपुर में। द मूवमेंट लेड टू द रिपेल ऑफ द बेगार सिस्टम एंड टेनेंसी एक्ट रिकग्नाइजिंग द खुंतहटी सिस्टम। यहाँ पे फिर इस सिस्टम को बाद में रिकग्नाइज किया गया था। छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट लेके आए बाद में जिसने बैन किया ट्रांसफ़र ऑफ ट्राइबल लैंड टू नॉन ट्राइबल्स। और इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रेवेलियन जो पैका रेवेलियन हुआ 1870 में हुआ था इन खुर्द उड़ीसा के रीजन में। फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस भी इस इवेंट को कहा जाता है। पैका आर मिलिट्री रिटेनर्स थे जिन्होंने ब्रिटिश के अगेंस्ट सप्रेशन में उनकी रेवेन्यू पॉलिसीज़ के अगेंस्ट यहाँ पे रिवोल्ट किया था क्योंकि ब्रिटिशर्स ने जो खुर्दा किंग थे उन्हें यहाँ पे डीथ्रोन कर दिया था, उन्हें उनके जो राज्य थे वहाँ से हटा दिया था एंड जो उनकी निष्कर जागीर थी उन्हें भी यहाँ पे डिस्टर्ब कर दिया था। इस रिवोल्ट के जो लीडर थे वो थे बख्शी जगतबंधु एंड पेकास को बाद में 400 जो कॉन्स हैं फ्रॉम घुमसर उन्होंने भी यहाँ पे ज्वाइन किया। अदर मेजर रिवोल्ट जैसे यहाँ पे हम कोल रिवोल्ट की बात करते हैं कि तो कोल रिवोल्ट छोटा नागपुर में हुआ 1831 में क्योंकि यहाँ पे जो ट्राइबल थे उन्हें
एलिनेट कर दिया गया था उनके लैंड से, लेड बाय बुद्धू भगत, जोआ भगत और मदारा महतो। बाद में जो ये रिवोल्ट है इसे होस, मुंडा और ओरेंस जो ये ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं इन्होंने ज्वाइन किया। रिबेलियन जो कॉलोनियल ऑफिसर हैं और जो मनी लेंडर हैं जो कि रांची, हज़ारीबाग, पलामू, मनभूम और लास्टेड नियरली 2 years बिफोर बीइंग क्रश। तो ये जो रिबेलियन था इन सभी एरियाज़ में यहाँ पे किया गया और पर 2 साल बाद इस रिबेल को क्रश कर दिया गया था, यानी यहाँ पे भी जो ब्रिटिशर्स थे उनकी जीत हुई थी। फिर उसके बाद आते हैं भील अपराइजिंग पे। खांडेसर जो कि महाराष्ट्र में है, जब वहाँ पे ब्रिटिशर्स की एंट्री हुई 1888 में तो वहाँ पे भील ने रिवोल्ट किया। इनके लीडर थे सेवाराम जी। इट वॉज सप्रेस्ड बाय ब्रिटिश फोर्सेस, द रिवोल्ट इरप्टेड अगेन। फिर 1825 में दोबारा से यहाँ पे इस एरिया में रिवोल्ट हुआ जिसके अंदर ब्रिटिश ने रिवर्स कर दिया था फर्स्ट एंग्लो बर्मीज़ वॉर के अंदर। फिर यहीं पे एक और रिवोल्ट है दैट इज़ धल रिवोल्ट जो कि फर्स्ट ट्राइबल रिवोल्ट ड्यूरिंग ब्रिटिश माना जाता है, जो कि झारखंड में हुआ था इन 1767, लेड बाय जगन्नाथ ढल जो कि फॉर्मर किंग थे धलभूम के। द रिवोल्ट वॉज अगेंस्ट ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी मार्जिनलाइजेशन एंड लास्टेड फॉर 10 years। आप देखें कितना लंबा ये स्ट्रगल था। और फिर 1977 में जो ब्रिटिश थे उन्होंने अपनी जो स्टेट थी रीइंस्टेट की जगन्नाथ ढल को टू एंड अनरेस्ट, ताना भगत मूवमेंट। उसके बाद नेक्स्ट मूवमेंट है ताना भगत मूवमेंट जो कि 1914 में स्टार्ट हुआ, जिसे जतरा भगत ने जो कि ओरिएंट ट्राइब से बिलोंग करते हैं उन्होंने यहाँ पे लीड किया। कॉल फॉर अ रिटर्न ऑफ ट्रेडिशनल प्रैक्टिसेस एंड रिजेक्शन ऑफ कॉलोनियल रूल एंड वेस्टर्न इन्फ्लुएंस। तो वो अपनी ट्रेडिशनल रूल को फॉलो करना चाहते थे और जो कॉलोनियल्स हैं उनके इन्फ्लुएंस को यहाँ पे ख़त्म करना चाहते थे। हाईलाइटेड एग्रेरियन इश्यूज, इनिशिएटेड अ नॉन रेंट कैंपेन, यानी कोई भी यहाँ पे रेंट नहीं पे किया जाएगा। जो लेबरर्स थे उन्हें यहाँ पे बोला गया कि आप जो फोर्स ये वर्क कर रहे हैं, लो वेजेस वर्क कर रहे हैं, इसे आप यहाँ पे करना बंद कर दीजिए। तो ये थे कुछ इम्पॉर्टेंट। चलिए क्वेश्चन को देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू मुंडा रिबेलियन कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द रेबेलियन वॉज लेड बाय बिरसा मुंडा इन 1899। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट है द मूवमेंट इज ऑल्सो नोन एज उलगुलर मूवमेंट। ये वाली स्टेटमेंट भी करेक्ट है। बिरसा मुंडा रिवोल्ट को उलगुलर रिवोल्ट भी कहा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट है इट एम टू ओवरथ्रो ब्रिटिश रूल एंड एस्टैब्लिश एन इंडिपेंडेंट मुंडा स्टेट। थर्ड स्टेटमेंट भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग कोल रिवोल्ट। द रिवोल्ट टुक प्लेस इन छोटा नागपुर रीजन इन 1831। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इट वॉज लेड बाय बुद्धू भगत, जाओ भगत और मदारा महतो। सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट है द रिवोल्ट वॉज प्राइमरी अगेंस्ट द लैंड एलिनेशन बाय नॉन ट्राइबल सेटलर्स एंड मनी लेंडर्स। तो यहाँ पे थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग with reference to Bhil uprising. The uprising began after British entered the Khandes region in 1888. तो जो फर्स्ट स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट द रिवोल्ट वॉज लेड बाय सेवाराम। तो ये रिवोल्ट के लीडर थे, तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड स्टेटमेंट द रेबेलियन वॉज री इमर्ज इन 1825 ड्यूरिंग ब्रिटिश रिवर्सेस इन द ईस्ट एंग्लो बर्मीज वॉर। तो जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी दैट ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट न्यूज़ बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। वाई इन न्यूज़? बिकॉज रिसेंटली इनकी 105th डेथ एनिवर्सरी यहाँ पे 2025 में सेलिब्रेट तो नहीं, मतलब उनको याद किया जा रहा है यहाँ पे। एंड महात्मा गांधी कॉल्ड हिम द मेकर ऑफ मॉडर्न इंडिया। ये डिफरेंट टाइटल भी कई बार ऐसे एग्जाम्स में पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा टाइटल किस आदमी को दिया गया था, तो ये चीज़ें आप यहाँ पे याद रख सकते हैं। इसके अलावा जवाहरलाल नेहरू डिस्क्राइब हिम एज द फादर ऑफ इंडियन रेवोल्यूशन। तो सेकंड स्टेटमेंट, ये वाली जो स्टेटमेंट है वो भी आपको याद रखनी है। अ लॉयर, ये एक लॉयर थे, स्कॉलर थे, जर्नलिस्ट थे एंड ही जॉइन इंडियन नेशनल कांग्रेस इन 1819। नेक्स्ट है गायत्री पगडी इन हर बुक लोकमान्य तिलक द फर्स्ट नेशनल लीडर इनको बोला जाता है। कॉल्ड हिम द फर्स्ट लीडर हु ट्रांसेंड प्रोविंसेस, कम्युनिटीज एंड लैंग्वेजेस।
और इन्होंने कुछ बुक्स भी लिखी थी जिसमें है गीता रहस्य, ओरियन है, द आर्कटिक होम ऑफ वेदास एंड मैनी मोर। ही ऑल्सो फाउंडेड द न्यूज़पेपर केसरी जो मराठी लैंग्वेज में था, फिर महारथा था जो इंग्लिश लैंग्वेज में था, और 1881 में जो जीजी अग्रकर के साथ मिलकर इन्होंने जो नेशनलिस्ट आइडियाज़ थे उनको यहाँ पे स्प्रेड किया था। साथ ही साथ इन्होंने अपोज किया एज ऑफ कंसेंट बिल को, जिसमें ये था कि जो एज है मैरिज की फॉर गर्ल्स उसे बढ़ाकर 10 से 12 कर दिया गया था। बट ये हिंदू सोसाइटी के जो ऑटोनॉमी है उसे प्रोटेक्ट करना चाहते थे। उनका कहना ये था कि अगर इंडियन सोसाइटी में कोई भी लॉ चेंज होते हैं तो वो इंडियंस को करने चाहिए, ना कि ब्रिटिशर्स को। तो वो इस आइडिया के खिलाफ थे, ठीक है। स्टार्टेड गणेश फेस्टिवल्स, इन्होंने गणेश फेस्टिवल यहाँ पे शुरू किए टू कम्युनिटी में सॉलिडारिटी को बढ़ाने के लिए, पेट्रोटिक जो सॉन्ग हैं, जो नेशनलिस्ट आइडिया है उसको यहाँ पे स्प्रेड करने के लिए। शिवाजी फेस्टिवल इन्होंने इनिशिएट किए टू इंस्पायर नेशनलिज्म एंड यंग महाराष्ट्रियन। साथ ही साथ इन्होंने बॉयकॉट अरेंज किया था 1896 में फॉर फॉरेन गुड्स एंड प्रोटेक्ट एक्सरसाइज ड्यूटी ऑन कॉटन। एडवोकेट कंप्लीट इंडिपेंडेंस फॉर ब्रिटिश इंडिया फ्रॉम द ब्रिटिश इंडिया एंड ट्राइड फॉर सेडिशन थ्राइस। इनको 3 बार सेडिशन के लिए जेल भी जाना पड़ा था। उस टाइम पे जो ब्रिटिशर्स के लोग ही ऐसे थे तो वो काफ़ी सारे जितने भी नेशनलिस्ट लीडर थे सभी को ऑलमोस्ट उस बारे में जेल जाना पड़ा था। एंड इन प्रिजन ट्वाइस, तो 2 बार इनको जेल हुई। 1897 केस में जिसमें राइटिंग इन्होंने केसरी में कुछ सेंटेंसेस लिखे थे टू 12 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट। उसके बाद लॉयर थे इनके डी देवर। और 1908 में जो केस था जिसमें मुजफ्फर बूम, जिसमें खुदीराम बोस को और प्रफुल्ल चक्की को इन्होंने केसरी में डिफेंड करते हुए इनके बारे में आर्टिकल्स लिखे थे। बाद में उन्हें अरेस्ट कर लिया गया था, फिर बेल रिजेक्ट कर दी गई और इन्हें 6 साल के लिए मंडले प्रिजन में भेज दिया गया था। यहाँ पे जो इनके लॉयर थे वो मोहम्मद अली जिन्ना थे। फिर 1908 में राइटिंग अक्यूज ऑफ ब्रिंगिंग हेट्रेड अगेंस्ट गवर्नमेंट ही प्लीडेड हिज ओन केस। लास्ट में बाद में इन्हें 1914 में रिलीज़ कर दिया गया था। फिर इन्होंने 1916 में कांग्रेस को रीजॉइन किया। 1916 में इन्होंने लखनऊ पैक्ट साइन किया विद मोहम्मद अली जिन्ना फॉर हिंदू मुस्लिम यूनिटी। साथ ही साथ ये फाउंडर भी रहे ऑल इंडिया होम रूल लीग के विद GS खपारदे और एनी बेसेंट, जिन्होंने ये अलग अलग होम रूल स्टैब्लिश किया था। एनी बेसेंट ने अपनी होम रूल शुरू की थी और इन्होंने अपनी। एट बेलगम कर्नाटका ही डिक्लेयर दैट स्वराज इज़ माई बर्थ राइट एंड आई शेल हैव इट। चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द राइटिंग्स ऑफ बाल गंगाधर तिलक। ही ऑथर्ड गीता रहस्य। फर्स्ट स्टेटमेंट तो बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड है ही ऑथर्ड द आर्कटिक होम ऑफ वेदास। सेकंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। थर्ड है ही ऑथर डिस्कवरी ऑफ इंडिया। तो देखिए ये वाली जो स्टेटमेंट है वो इनकरेक्ट है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया की जो बुक है वो जवाहरलाल नेहरू ने लिखी थी, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जी ने। तो ये थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, तो हमें बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो फर्स्ट और सेकंड इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ आर्य समाज मैरिजेस के बारे में है। तो रिसेंटली हुआ ये कि जो इलाहाबाद हाई कोर्ट है उसने यूपी गवर्नमेंट को इंडिकेट किया है कि कई जो फेक आर्य समाज सोसाइटी बनाए हुए हैं जहाँ पे मैरिजेस कंडक्ट करवाई जा रही हैं और जो एज है ब्राइड की वो जो कंसेंट एज है या फिर जो अलाउड एज है उससे भी कम है, जो कि एक वायलेशन ऑफ लॉ आता है। और एंटी कन्वर्जन लॉ भी यहाँ पे प्रैक्टिस किए जा रहे हैं। फॉर्मली अगर हम बात करें तो आर्य समाज को स्टैब्लिश किया गया था बाय स्वामी दयानंद सरस्वती जी इन 1875 एज अ हिंदू रिवाइवलिस्ट मूवमेंट। बिफोर द स्पेशल मैरिज एक्ट मतलब 1954 में आर्य समाज प्रोवाइडेड ओनली वे ऑफ हिंदूज टू मैरी आउटसाइड कास्ट और रिलीजन स्टिल रिटेन देयर कास्ट। ये एक सिस्टम यहाँ पे इन्होंने बनाया था कि आप अगर हिंदू हैं तो आप आउटर कास्ट में मैरिज कर रहे हैं या फिर आउटर रिलीजन दूसरे रिलीजन में मैरिज कर रहे हैं और उसके साथ साथ अपनी कास्ट को भी आप मेंटेन करके रख सकते हैं। तो इस तरह के मैरिजेस आर्य समाज ने शुरू करवाई थी। फिर हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में हिंदूज, बुद्धिस्ट, जैन और सिख्स
को रिकग्नाइज किया गया और आर्य समाज मैरिजेस को भी। पर्सन्स ऑफ अदर रिलीजन नीड टू कन्वर्ट टू हिंदुज़म बिफोर मैरिज। ये इस तरह के प्रोविजंस यहाँ पे रखे गए थे। दयानंद सरस्वती जी की बात करें तो इनका जन्म 1824 में मोरबी, काठियावाड़, गुजरात में हुआ था। 1875 में इन्होंने आर्य समाज की जो सोसाइटी है उसे यहाँ पे फाउंड किया था टू काउंटर सोशल इनइक्वालिटीज़। आर्य समाज ने एक क्रूशियल रोल प्ले किया यहाँ पे सोशल अवेकनिंग में, और एम्फेसिस किया है सोशल रिफॉर्म और एजुकेशन के ऊपर। इट वॉज अ मोनोथिस्टिक हिंदू ऑर्डर। मोनोथिस्टिक यानी एक ही गॉड में बिलीव करने वाले, और इन्होंने जो रिचुअलिस्टिक प्रैक्टिसेस हैं और जो ऑर्थोडॉक्स हिंदुज़म है उसको यहाँ पे रिजेक्ट करते थे। आइडियलिटी और ओवरऑल रिचुअलिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ हिंदुज़म रिजेक्ट करते थे ये। ही सपोर्टेड वुमेन के एजुकेशन को इन्होंने सपोर्ट किया, डिनाउंस किया चाइल्ड मैरिज को, चाइल्ड मैरिज नहीं होनी चाहिए, और अनटचेबिलिटी को भी अपोज किया। 1881 में फिर इन्होंने पब्लिश की गो करुणानिधि टेम्पलेट, जिसमें कंसर्न बताया गया कि कैटल जो स्लॉटर होता है वो कितना गलत है। इन्होंने गो करनी सेना भी इस्टेब्लिश किया, कमेटी टू प्रोटेक्ट काउस। चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं। विद रेफरेंस टू स्वामी दयानंद सरस्वती जी कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ही वॉज बोर्न ऑन 1825 इन मोरबी, प्रेजेंट डे गुजरात। तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट दैट ही इस्टेब्लिश गो रक्षणी सेवा, तो जो सेकेंड स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। थर्ड, ही ऑथर द बुक गो करुणानिधि हाईलाइटेड कंसर्न अगेंस्ट कैटल स्लॉटर, तो ये बुक भी इन्होंने ही लिखी थी। तो यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट हैं तीनों ही करेक्ट हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट न्यूज़ इज अबाउट काकोरी ट्रेन रॉबरी। 2025 में सेंटेनरी ईयर ऑफ काकोरी ट्रेन रॉबरी यहाँ पे क्लोज टू लखनऊ, उत्तर प्रदेश 2025 में ये एक सिग्निफिकेंस है इसका, तो हम इसे यहाँ पे पढ़ रहे हैं। इट वॉज कैरिड आउट बाय 10 रेवोल्यूशनरी ऑफ HRA, दैट इज़ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, टू सीज कलेक्शन मनी फ्रॉम ब्रिटिशर, जो उस टाइम पे रेलवे से अपने जो सामान है उसे एक जगह से दूसरी जगह लेके जा रहे थे। रेवोल्यूशनरीज थे, उन्होंने 8 डाउन ट्रेन फ्रॉम शाहजहानापुर टू लखनऊ विच वॉज कैरिंग ट्रेजरी ऑफ मीन्स टू ब्रिटिश गवर्नमेंट। इसके लीडर्स की या जिन जिन लोगों ने इसमें उनके नाम है राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, चंद्रशेखर आज़ाद, ठाकुर रोशन सिंह और राजेंद्र लिहारी जी। चंद्रशेखर आज़ाद कंटिन्यूड रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ अक्रॉस इंडिया अंटिल ही वॉज किल्ड इन अ पुलिस इनकाउंटर इन एल्फ्रेड पार्क, इलाहाबाद में। नेक्स्ट, ब्रिटिश सेंटेंस राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, राजेंद्र लहेरी, ठाकुर रोशन सिंह टू डेथ, यानी इन्हें फांसी की सज़ा यहाँ पे सुनाई गई थी। सेवरल इम्प्रिजन्ड रेवोल्यूशनरीज अंडरटुक हंगर स्ट्राइक टू प्रोटेस्ट इन इनह्यूमेन जेल कंडीशन टू डिमांड रिकग्निशन एज पॉलिटिकल प्रिजनर। क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग रेवोल्यूशनरीज एसोसिएशन विद काकोरी ट्रेन एक्शन। तो विच ऑफ द अबव आर लीडर इन्वॉल्व इन काकोरी एक्शन। देखिए राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्ला खान भी थे, चंद्रशेखर आज़ाद भी थे, बट भगत सिंह नहीं थे। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज़ 1, 2 and 3। नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट मराठा एम्पायर। तो जैसलमेर में जो मराठा एम्पायर है, तो NCERT की जो क्लास 8 की टेक्स्ट बुक है उसमें जैसलमेर को एज अ पार्ट ऑफ मराठा एम्पायर इन 1970 स्पार्क कंट्रोवर्सी, इसी वजह से कंट्रोवर्सी शुरू हो गई है। जो क्लास 8 की NCERT है जिसमें मराठास levied 25% and सरदेश मुखी was 10% from province not directly under them। तो ये कंसेप्ट था कि जब मराठा थे तो जहाँ पे जैसे उन्होंने लड़ाई की तो जो जितना भी रीजन उसके कंट्रोल के अंदर आ जाता था तो वो वहाँ से टैक्स लिया करते। तो ऐसा दिखाया गया है कि जो मराठा एम्पायर है वो यहाँ से टैक्स कलेक्ट किया करता था, लेकिन उस रीजन के ऊपर उनका कुछ कंट्रोल नहीं था। इन रिटर्न मराठा जो है उस एरिया को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते थे, बट डिड नॉट इंटरफेयर इन देयर इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन और अदर ऑफ दोज प्रोविंसेस। यहाँ पे जो मेन मराठा लीडर के बारे में हम पढ़ते हुए छत्रपति शिवाजी महाराज, इनके रूल की बात करें तो 1630 से लेके 80 तक
carved out independent Maratha kingdom from various Deccan state in 17th century. और शिवाजी के टाइम पे जो बीजापुर है, गोलकोंडा है, अहमदनगर है, सल्तनत है और मुगल completed the control of Decca. Shivaji established Swaraj, a kingdom where power rested with indigenous people. चलिए अभी क्वेश्चन देख लेते हैं. Consider the following statements regarding Maratha Empire. The Maratha collect Jodh, which was 25% from the provinces not directly under their rule. Yes, ये statement बिल्कुल correct है. They also collect Sardeshmukhi, that is which is additional 10%. तो सेकेंड स्टेटमेंट भी बिल्कुल करेक्ट है. इन रिटर्न दिस पेमेंट द मराठाज जनरली डिड नॉट इंटरफेयर इन द इंटरनल एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिस प्रोविंसेस. तो थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी. नेक्स्ट न्यूज़ है रज़िया सुल्तान और नूरजहाँ के बारे में. तो रज़िया सुल्तान और नूरजहाँ के बारे में जो क्लास 8 की NCERT में पहले चैप्टर था उसे हटा दिया गया है. इन ओल्डर टेक्स्ट बुक जो रज़िया सुल्तान थी उसे पोर्ट्रे किया गया दैट शी वॉज क्वालिफाइड देन हर ब्रदर्स, और उन्होंने दिल्ली में रूल किया है फ्रॉम 1236 टू 1240. और नूरजहाँ को इनिशियली ड्यूरिंग जब जहांगीर रूल कर रहे थे, क्योंकि वो जहांगीर की वाइफ थी, उन्हें यहाँ पे प्रीवियसली दिखाया गया कि कॉइन्स उनके नाम पे बनाए गए, सील्स पे उनके नाम को मेंशन किया गया था. तो वो एक अथॉरिटेटिव फिगर यहाँ पे शो की गई थी. पर जो न्यू टेक्स्ट बुक हैं उनमें रानी दुर्गावती हु फोर्ट अगेंस्ट अकबर फोर्सेस इन 1564 और ताराबाई जैसे टर्म के लिए उन्होंने यहाँ पे उनको एज अ फियरलेस वॉरियर क्वीन यहाँ पे शो किया है, हु रेजिस्ट औरंगजेब एंड लेड मराठाज एक्सपेंशन. बेगम हजरत महल ऑफ अवध इज मेंशन इन कॉलोनियल एरा चैप्टर एज अ हीरोइन ऑफ 1857 अपराइजिंग. ये भी यहाँ पे मेंशन किया गया. इसके साथ ही साथ जो टीपू सुल्तान है, हैदर अली, ऑल्सो बीन रिमूव फ्रॉम द न्यू टेक्स्ट बुक. अब ये हिस्ट्री से ही इनको रिमूव कर दिया गया है, दो दे कॉन्ट्रीब्यूटेड टू द इंडियन हिस्ट्री. बट हम आगे क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं. देखिए फर्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग रज़िया सुल्तान. शी रूल्ड दिल्ली सल्तनत फ्रॉम 1236 to 1240. तो फर्स्ट स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. शी वॉज कंसिडर्ड मोर केपेबल दैन हर ब्रदर्स. 4. तो सेकंड भी स्टेटमेंट करेक्ट है. शी वॉज द फर्स्ट एंड ओनली वुमन टू सिट ऑन द थ्रोन ऑफ दिल्ली सल्तनत. देखिए ये फैक्चुअल क्वेश्चन है और ये बिल्कुल करेक्ट है. अगर क्रोनोलॉजी आपसे पूछी जाए कि जो दिल्ली के कौन कौन रूलर रहे, तो रज़िया सुल्तान भी उनमें एक आप बोल सकते हैं फर्स्ट वुमेन रूलर रही हैं. तो करेक्ट ऑप्शन हमसे पूछा जाएगा तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी, यानी सारी ही स्टेट. कंसिडर फॉलोइंग विद रेफरेंस टू नूरजहाँ, कंसिडर फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. चलिए, शी वॉज द फर्स्ट वाइफ ऑफ जहांगीर. द स्टेटमेंट इज करेक्ट. द कॉइन्स वर स्टक एंड इम्पीरियल सील्स इशूड इन हर नेम. सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है. शी सर्व्ड एज द ऑफिशियल मुगल एम्परर आफ्टर जहांगीर्स डेथ. तो देखिए जो थर्ड वाली स्टेटमेंट है ये थोड़ी सी कि ऑफिशियली नहीं थी, वो अनऑफिशियली यहाँ पे रूल कर रही थी. तो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी. चलिए यहाँ पे एक बुक को पब्लिश किया गया है दैट जिसमें क्लेम किया गया दैट नेताजी सुभाष चंद्र बोस डिडंट एस्टैब्लिश द INA, बल्कि वो इनिशियली तो जो जापानीज़ आर्मी इंटेलिजेंस है और जो इंडियन हैं नेशनलिस्ट आउटसाइड इंडिया हु आर फाइटिंग फॉर द freedom or the independence at that time, they were the people who established the INA. बुक का नाम है द फॉरगॉटन इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वर्ल्ड वॉर 2 बाय गौतम हजारिका. मेजर फुजीवारा लुआची एंड गियानी प्रीतम सिंह अग्रीड टू फॉर्म INA इन बैंकॉक. तो देखिए इनिशियली अगर आप स्पेक्ट्रम में या और भी कहीं पे भी जिस बुक से आप प्रिपेयर करें तो उसमें आपको यही फैक्ट्स देखने को मिलते हैं कि इनिशियली तो लोगों ने ही इस्टेब्लिश की थी. नेताजी सुभाष चंद्र जी लेटर टुक द लीडरशिप ऑफ INA. तो ये यहाँ पे ऐसा कुछ क्लेम करने वाली बात नहीं है, बट ये कंट्रोवर्सी थी जो न्यूज़ में चल रही, तो इसलिए हम इस टॉपिक को यहाँ पे कवर कर रहे हैं. ठीक है, उसके बाद जैपनीज़ अटैक हुआ पर्ल हार्बर पर साउथ ईस्ट एशिया पे ऑन 7 to 8 December in 1941. Then Captain Mohan Singh of the 14th Punjab Regiment became the first commander of INA, and he said that Netaji reaches Singapore in July 1943.
इसी टाइम पे जो रास बिहारी बोस हैं उन्होंने INA को अलाइव रखा एंड इट वाज द लेटर हैंडेड ओवर टू नेताजी, और बाद में जो सुभाष चंद्र बोस जी थे उन्होंने यहाँ पे ये लीडरशिप संभाली थी। ठीक है, आइए क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट regarding the INA, Indian National Army. The INA was initially formed by the support of Japanese army during World War II. Yes, this statement is correct. The first commander of INA was Mohan Singh. Second statement is also correct. And Subhash Chandra Bose was the original founder. तो ओरिजिनल फाउंडर वो नहीं थे यहाँ पे, तो फर्स्ट और सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट हो जाएगी, यानी करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। चलिए, नेक्स्ट न्यूज़ अबाउट द डिबेट ऑफ वंदे मातरम। रिसेंटली पार्लियामेंट में भी इसमें काफ़ी डिबेट चला है, तो ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जिस पे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, वंदे मातरम को इनिशियली लिखा गया था बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय द्वारा इन नवंबर 7, 1875 में। फर्स्ट ये जो हमें देखने को मिलता है वो बंग दर्शन एज अ पार्ट ऑफ हिज नोवेल आनंद मठ में हमें देखने को मिलता है। सॉन्ग विच वॉज संग एट 1896 सेशन ऑफ INC बाय रविंद्रनाथ टैगोर जी। 1937 में कांग्रेस ने इसे अडॉप्ट किया था एज ट्रंचेंट वर्जन ऑफ वंदे मातरम एज अ नेशनल सॉन्ग, ड्रॉपिंग 4 of our original 6 stanzas. Only the first 2 stanzas of the original composition were retained. और जो डिसीजन था रिकमेंड किया गया था एक कमेटी ने जो कि कॉन्स्टिट्यूट की गई थी बाय कांग्रेस। कांग्रेस वर्किंग कमेटी एक ऑफिशियल रेजोल्यूशन पास करती है 30 अक्टूबर 1937 को। उस मीटिंग में ये डिसीजन लिया गया। द मीटिंग वॉज चेयर बाय पंडित जवाहरलाल नेहरू जी एंड अटेंडेड बाय सीनियर लीडर्स इंक्लूडिंग सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, राजेंद्र प्रसाद जी, मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, नेता सुभाष चंद्र बोस एंड अदर। इसके अलावा अगर हम बात करें तो महात्मा गांधी जी thought not a CWC member and was a special invitee, was involved in finalizing the resolution. Committee recommended that only 2 stanzas should be sung. मतलब काफ़ी अगर लंबा सॉन्ग है तो हो सकता है इस वजह से उन्होंने काफ़ी शॉर्ट उस सॉन्ग को रखना चाहा होगा। एंड इट रिकमेंडेड दैट द वर्जन एंड म्यूजिक बाय रविंद्रनाथ टैगोर टू बी फॉलोड। जो फिर बाद में रविंद्रनाथ टैगोर जी ने एक उसका वर्जन निकाला था उसको यहाँ पे अडॉप्ट किया गया। सारे जहाँ से अच्छा वॉज नॉट चूजन एज इट्स लिरिसिस्ट मोहम्मद इकबाल हैड बिकम एन एर्डेंट पाकिस्तानी सपोर्टर। तो देखिए ये एक अदर फैक्ट है जो मे भी पूछा जाए ना भी पूछा जाए क्योंकि बहुत ही कॉन्ट्रोवर्शियल फैक्ट है ये। इसके अलावा 24 जनवरी 1950 को द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अडॉप्टेड वंदे मातरम एज द नेशनल सॉन्ग ऑफ द रिपब्लिक ऑफ इंडिया एंड द कॉन्स्टिट्यूशन के जो आर्टिकल है 395 डज नॉट मेंशन एनी नेशनल सॉन्ग। यानी देखिए कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल्स में ऐसा कुछ नहीं लिखा हुआ है बट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 1950s में इसे एज अ नेशनल सॉन्ग अडॉप्ट किया। फिर 1976 में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है जिसने आर्टिकल 51A इंट्रोड्यूस किया फंडामेंटल ड्यूटीज़ का, द प्रिवेंशन ऑफ इंसल्ट टू नेशनल और एन एक्ट में मेड डिसरिस्पेक्ट टू नेशनल एंथम एज अ पीनल ऑफेंस एंड द एक्ट डज नॉट कंटेन अ पैरेलल प्रोविजन फॉर नेशनल सॉन्ग। अगर नेशनल ऑनर जो एक्ट है उसमें नेशनल एंथम का अगर आप डिसरिस्पेक्ट करते तो उसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट्स हैं बट नेशनल सॉन्ग के लिए एज सच कोई लीगल यहाँ पे प्रोविजन नहीं दिए गए हैं। क्वेश्चन देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग वंदे मातरम। इट वॉज रिटन बाय बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय इन 1857। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट। इट वॉज फर्स्ट अपीयर्ड इन हिज नोवेल आनंद मठ, ये भी हमने देखा था तो सेकेंड स्टेटमेंट भी करेक्ट है। इट वॉज फर्स्ट संग एट इंडियन नेशनल कांग्रेस सेशन इन 1896 बाय रविंद्रनाथ टैगोर। जो थर्ड स्टेटमेंट है वो भी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। तो यहाँ पे ये हमारा डिस्कशन अबाउट हिस्ट्री के जो करंट अफेयर हैं वो कंप्लीट होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर कीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग।